नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने दक्षिण भारत के राज्यों को आश्वासन देते हुए कहा है कि अगर अगला परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो उन्हें संसद में एक भी सीट गंवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आश्वासन देना इसलिए जरूरी है कि लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में एक चिंता बनी हुई है कि अगर परिसीमन डिलिमिटेशन जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के आधार पर होता है, नई जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्य संसद में अपना राजनीतिक प्रभाव खो सकते हैं। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का आश्वासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। परिसीमन क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और अगर परिसीमन नई जनसंख्या के आधार पर होता है, वर्ष 2025 की जनसंख्या के आधार पर होता है, जो भी नया सेंसस होता है उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है, तो दक्षिण भारत के राज्यों को किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी वीडियो के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले सामान्यतः हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि अगर परिसीमन नई जनगणना के आधार पर होता है, नई जनसंख्या के आधार पर होता है, तो भी दक्षिण भारत के राज्यों को संसद में एक भी सीट नहीं गंवानी पड़ेगी, जिसके कारण परिसीमन एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। तो सबसे पहले परिसीमन को ही जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसको लेकर के दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता क्यों है, जनसंख्या और सीट वितरण में जनसंख्या वृद्धि, और साथ ही लोकसभा राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं में जो सीट वितरण है उसमें आपस में किस प्रकार से अंतर संबंधित है, और साथ ही परिसीमन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिसीमन को जानने का प्रयास करते हैं। परिसीमन का अर्थ क्या है? परिसीमन अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्रत्येक जनगणना के आधार पर, जब भी जनगणना होती है, जब भी सेंसस होता है, उसके आधार पर संसद में सीटों की संख्या के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। समायोजन क्यों किया जाता है? ताकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे पूरे देश भर में प्रतिनिधित्व का एक समान स्तर बना रहे, रिप्रेजेंटेशन का एक समान स्तर बना रहे, और जनसंख्या का प्रत्येक भाग संसद में अपनी आवाज उठाने में सक्षम हो सके। यही परिसीमन का यही परिसीमन होता है और यही परिसीमन का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग समान जनसंख्या हो जिससे प्रतिनिधित्व उचित स्तर पर बना रहे। भारत में प्रत्येक जनगणना के बाद प्रारंभ में परिसीमन किया गया था। जैसे 1951 की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया, फिर 1961 की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया, 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया और ये निर्धारित कर दिया गया कि 2001 की जनगणना होने तक किसी भी प्रकार से लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2001 के बाद भी परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व में अंतर नहीं आया, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन न होकर केवल सीमाओं में कुछ एडजस्टमेंट किए गए, कुछ समायोजन किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन इसलिए किए गए थे, लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों को लगातार ये शंका थी कि उत्तर भारत के राज्यों में अपेक्षाकृत दक्षिण भारत के जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है, और इसलिए अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्य संसद में अपना राजनीतिक प्रभाव खो सकते हैं, उनकी सीटों की संख्या कम हो सकती है। उनकी इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लोकसभा में सीटों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो भी जनगणना होगी उसमें ऐसा हो सकता है कि जो परिसीमन होगा उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या में भी परिवर्तन आए, और अगर ये परिवर्तन
जनसंख्या वृद्धि के आधार पर होता है, जो जनसंख्या का पूरा आप कह सकते हैं सिनेरियो बदल गया है, उसके आधार पर होता है, तो उत्तर भारत के राज्यों की का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में बढ़ सकता है, और उस अनुपात में दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। और ये दक्षिण भारत के राज्यों की एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। सामान्यतः आप देख सकते हैं कि अलग अलग जनगणना के आधार पर ये कोशिश की गई है कि पूरे देश भर में प्रतिनिधित्व का एक समान स्तर बना रहे। जैसे यहाँ पर 5 स्टेट दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला। उत्तर प्रदेश में आप उत्तराखंड को शामिल करके चलिएगा, और साथ ही बिहार में झारखंड को शामिल करके चलिएगा। आप यहाँ 1961 की पॉपुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पर 1971 की पॉपुलेशन देख सकते हैं। 1967 में लोकसभा में सीटों की संख्या देख सकते हैं, 1976 में सीटों की संख्या देख सकते हैं, और फिर इसके आधार पर पॉपुलेशन, जनसंख्या पर सीट का एक अनुपात भी देख सकते हैं। और ये अनुपात आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला में लगभग एक समान बना हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका औसत जनसंख्या आधार है वो प्रतिनिधित्व का एक समान बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत जनसंख्या आधार प्रतिनिधित्व कितना है? 8,44,682। फिर इसको 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सीटों की संख्या में परिवर्तन न के बराबर हमें दिखाई देता है। केवल राजस्थान में 23 से 25 सीटें दिखाई देती हैं, और केरला में 19 से 20 सीटें दिखाई देती हैं। बाकी जगह बिहार में 53 से 54 सीटें दिखाई देती है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। बाकी जगह सीटों में परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन पर सीट रेशो है वो 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर 10,11,365 का हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि उतनी तेजी से नहीं हुई है। इसलिए अगर उस जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में सीटों का आवंटन किया जाता है और इस पॉपुलेशन मानक को ध्यान में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राज्यों को निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। यही उनकी चिंता का मुख्य वजह है। वो चिंता की वजह के मुख्य आधार क्या है उनको अभी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर 2 महत्वपूर्ण बैच आईएएस फाउंडेशन के हमारे शुरू हुए हैं। दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। एक बैच हिंदी माध्यम का है, एक इंग्लिश माध्यम का है, और बैच में एडमिशन लेने के लिए आप 87501 पर कॉल भी जरूर करिए। कॉल के माध्यम से एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता का विषय परिसीमन को लेकर के क्यों है। दक्षिण भारत के राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, उनको डर है कि जनसंख्या वृद्धि में धीमेपन के कारण संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था। अगर परिसीमन जनसंख्या डेटा के आधार पर किया जाता है तो उत्तरी भारत के राज्यों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, और दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी उत्तर भारत के राज्यों में होगी, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव संसद में घट सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की सीटें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि की उम्मीद है। वो उम्मीद किस तरह से है, अब हम इस चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक प्रोजेक्ट किया गया है कि 2025 में सामान्यतः पॉपुलेशन कितनी होगी, करंट सीट कितनी है, यूपी और बिहार में जोड़ करके रखिएगा। यूपी में उत्तराखंड शामिल है, बिहार में झारखंड शामिल है। तो आप यहां देख सकते हैं कि करंट सीटों की संख्या यह है, 543 के आधार पर हमने निर्धारित कर लिया। अब हमने 2025 की एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन देख ली, यूपी की इतनी, बिहार की इतनी, राजस्थान, तमिलनाडु और इसकी इतनी है। अगर हम सेम जनसंख्या का आधार रखते हैं, यानी जिस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व औसत आधार जो अभी बना हुआ है जनसंख्या की, जिसकी अभी हमने बात की थी 1961 और 1971 की, जहां पर 8 लाख और 10 लाख के आसपास औसत जनसंख्या आधार बना हुआ था प्रतिनिधित्व का, अगर वही आधार रहता है तो यूपी में सीटों की संख्या 250 हो सकती है, बिहार में 169 हो सकती है, राजस्थान में 82, तमिलनाडु में 76 और केरला में 36, और इस प्रकार से लोकसभा में सीटों की संख्या लगभग 1400 हो जाएगी, 1397 हो जाएगी। अगर सीट जो औसत आधार है वो 15 लाख का रेशियो रहता है, सीट एट 15 लाख रेशियो रहता है, तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 168, बिहार में 114, बिहार झारखंड में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 168, राजस्थान में 55, तमिलनाडु में 52 और केरला में 24, और टोटल सीटों की संख्या 942। अगर 20 लाख का रेशियो रखा जाता है तो सीटों की संख्या इस प्रकार से होगी, और आप देख सकते हैं
कि सीटों की संख्या यहाँ पर 707 दिखाई गई है कि टोटल सीटों की संख्या 707 होगी और अलग अलग राज्यों की जो संख्या है वो इस प्रकार से होगी, संसद में उनका प्रतिनिधित्व इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि किसी भी आधार में, किसी भी पक्ष में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या में वृद्धि यूपी और बिहार में ही हमें देखने को मिलती है। और यही चिंता का विषय है दक्षिण भारत के राज्यों में कि जो जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है, जो आधार जनसंख्या अगर बदलती है परिसीमन के अंतर्गत प्रतिनिधित्व की, तो उत्तर भारत के राज्यों और विशेष तौर से यूपी और बिहार में, बिहार के राजनीतिक प्रभाव में बहुत ही असीमित वृद्धि हो सकती है और इसलिए वो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध करते हैं। जनसंख्या और सीट वितरण के बारे में सामान्यतः हमने जान लिया है, अब उसी का थोड़ा सा विश्लेषण यहां देख लीजिए शब्दों में। बेसिक बात आप जान गए हैं, दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत की तुलना में काफी धीमी है, जिससे सीटों के आवंटन में असंतुलन का डर है, ये आप समझ गए हैं। जिन राज्यों में कम जनसंख्या वृद्धि है वे नई जनगणना डेटा के आधार पर सीटें खो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों की संख्या में असमान वृद्धि हो सकती है। यह भी आपने देख लिया है चार्ट के माध्यम से। यदि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उच्च रखा जाता है तो दक्षिणी राज्यों को फिर भी महत्वपूर्ण लाभ नहीं होगा। दक्षिणी राज्य जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते रहे हैं, केंद्र सरकार में प्रभाव हो सकते हैं, जिससे चुनाव में उत्तर के पक्ष में झुकाव हो सकता है और यह उनकी चिंता का महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए परिसीमन के संभावित परिणामों को लेकर के वो लगातार आशंकित हैं। यदि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या 15 लाख रखी जाती है तो तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में उनकी सीटों में मामूली वृद्धि तो होगी, जैसा कि अभी हमने चार्ट के माध्यम से देखा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटों की संख्या में जो वृद्धि है वो बहुत भारी प्रकार की वृद्धि होगी। इससे राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण होगा, उसका वितरण इस प्रकार से हो जाएगा कि उत्तर भारत के राज्य उसमें प्रभावी हो सकते हैं, जिससे दक्षिण भारत के राज्यों का भारतीय संसद में प्रभाव और कम हो सकता है और ये दक्षिण भारत के राज्यों की सबसे प्रमुख चिंताओं में शामिल है। अब संसद इस समस्या का समाधान या हमारे देश की सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार से देखती है और वो क्या परिसीमन का आधार बनता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन क्या है? एक चुनावी प्रक्रिया जो चुनाव में वोटों की गिनती करती है। बी है केवल जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीटों का आवंटन। सी है लोकसभा में सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया। डी है संसदीय सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का समायोजन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।